नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे रूस और यूक्रेन के इतिहास के बारे में। बहुत अच्छे से इनका इतिहास हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि यूक्रेन जो था वो क्या पहले बना हुआ था या फिर वो बाद में बना था, वो यूएसएसआर में कब शामिल हुआ, शामिल होने के लिए उसने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, फिर अलग कैसे हुआ, गृह युद्ध चले थे, रूसिफिकेशन क्या थी। तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट या कहें कि वॉर जो चल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, उन सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो उससे पहले उसने यूक्रेन के दो क्षेत्र थे, एक डोनेट्स्क और एक लुहांस्क। दो क्षेत्र थे, इनको इंडिपेंडेंट देश के रूप में घोषित कर दिया था रूस ने। अब यहां पर किसी भी क्षेत्र को अगर इंडिपेंडेंट देश के रूप में किसी दूसरे देश के द्वारा मान्यता दे दी जाती है तो कोई भी, ये जो देश थे बने थे रूस के द्वारा, अगर ये अपनी हेल्प के लिए रूस से आग्रह करें कि हमें आपकी आर्मी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, तो रूस यहाँ पर अपनी आर्मी भेज सकता है। तो यही करके इन्होंने इनको देश घोषित किया था और इन्होंने हेल्प मांग ली थी रूस से, और रूस ने अपनी सेना इन दो क्षेत्र के अंदर भेज दी थी। ये सारी एक तरीके की चाल थी रूस के द्वारा अटैक करने की। तो ये सब सबसे पहले रूस ने किया था। अब रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये बात बोली कि देखिए, यूक्रेन की ना तो कोई अपनी पहचान है, ना ही उसकी कोई हिस्ट्री है। यानी वो एक तरीके से यूएसएसआर का एक पूर्वी हिस्सा हुआ करता था जो अब अलग हो गया है। उसकी कोई कल्चर या फिर कोई आइडेंटिटी नहीं है। यूक्रेन और रूस जो है वो काफी सैकड़ों सालों से वो उनकी भाषा, उनकी सांस्कृतिक और उनके जो पारिवारिक संबंध है वो सेम रहे हैं, वो साझा करते आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अलग है? तो ये जो बात है वो जो प्रेसिडेंट है रूस के, उन्होंने ये बात बोली है। तो ये तो थी उनकी धारणा या फिर उनके विचार जो उन्होंने बोले हैं। अब थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री को खंगाल लेते हैं कि यूक्रेन हिस्ट्री के अंदर कहां पर मौजूद था। बात है लगभग 1000 साल पहले। वर्तमान में जो आप यूक्रेन देख रहे हैं वो कभी कीवियाई रूस का एक केंद्र हुआ करता था। अब कीवियाई रूस क्या था? अब ये देखिए, जो आपके सामने इमेज में दिख रहा है ना, ये रेड रेड कलर का, तो ये कीवियाई रूस हुआ करता था जिसका केंद्र हुआ करता था यूक्रेन। और इस कीवियाई रूस में जो राजधानी हुआ करती थी वो कीव हुआ करती थी, और आज की डेट में यूक्रेन की राजधानी भी कीवी है। तो इस कीवियाई रूस में कौन कौन शामिल थे? हमें जो यूरोप है, यूरोप का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा था। उसके अलावा पूर्वी स्लाव, बाल्टिक और फिनिक लोग, इन सब ने मिलकर एक संघ बनाया हुआ था और जिसको क्या कहा जाता था? कीवियाई रूस कहा जाता था। तकरीबन हजारों साल पहले की बात है ये। और इसकी राजधानी कीव हुआ करती थी और आज की डेट में भी कीवी ही है यूक्रेन की राजधानी। खैर, और आज की डेट में यानी आधुनिक रूप में बात करें तो यूक्रेन, रूस और बेलारूस सभी का सांस्कृतिक इतिहास कीवियाई रूस में मौजूद है। यानी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर सभी के कल्चर मिलते हैं, चाहे वो बेलारूस की बात कर लो, चाहे आप रूस की बात कर लो, चाहे वो यूक्रेन की बात कर लो, क्योंकि यहीं से सब अलग होने स्टार्ट हुए थे। तो ये बात होगी। और इस इमेज में आप लोगों को ध्यान देना है, इस रोमन एम्पायर, ये रोमन एम्पायर हुआ करता था। अभी यही कारण है कि देखिए, रोमन एम्पायर अब यहां से घटना स्टार्ट होगा और जिससे ये जो कीवियाई जो रूस है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा, अभी इतना आगे नहीं चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, कीवियाई रूस अपने बड़े ही आकार या फिर कहीं पूरी पावर चरम सीमा के ऊपर था। ये अपनी राज्य का विस्तार या फिर कहीं अच्छा खासा इनकी पावर बढ़ गई थी। 13वीं शताब्दी के मिड में आते आते बाइजेटाइन साम्राज्य का पतन होना शुरू होता है। बाइजेटाइन जैसे कि आप लोगों को दिखाया ना, बाइजेटाइन ये वाला एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर कहते हैं इसको। तो इसका जो है पतन होना स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है कि कीवियाई रूस कह लो या रस कह लो, एक्चुअल में जो इसकी स्पेलिंग है जो RUS है, ठीक है। तो रूस कह लो या रस कह लो, बात ये की हो जाएगी, इंग्लिश का ध्यान रख लेना अपने। तो यहां पर क्या था, जो कीवियाई रूस था उसके व्यापार में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है और वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अब पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि मंगोल गोल्डन होर्ड, ये ध्यान रखना है कि मंगोल गोल्डन होर्ड का हमला होता है यहाँ पर इस बाइजेटाइन के ऊपर, और बाइजेटाइन के ऊपर हमला होने के कारण पूर्ण रूप से बिखर जाते हैं और 1240 में कीवियाई रूस एकदम कह सकते हैं कि बर्खास्त या फिर खत्म ही हो जाता है। और बाइजेटाइन साम्राज्य, जिसे बाइजेटियम भी कहा जाता था, रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग हुआ करता था,
रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग हुआ करता था, इसका पश्चिमी भाग तो पहले ही से खत्म कर दिया गया था। ये आपको पता है ना, ये कुंस्तुनतुनिया हो गया या फिर इस्तांबुल, यहाँ पर रोमन साम्राज्य हुआ करता था। बाद में मंगोल आ गए थे यहाँ पर। क्लियर। तो रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था बाइजेंटाइन। क्लियर। अब पश्चिमी हिस्से को तो ऑलरेडी खत्म किया जा चुका था, लेकिन ये पूर्वी हिस्सा बचा हुआ था। अब ये गोल्डन होर्ड क्या थे? ये स्थायी मंगोलों का समूह हुआ करता था, जिन्होंने 1240 में देखिए इसको खत्म कर दिया था। जो कीवियाई रूस था, इसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया था। और यहाँ पर इस गोल्डन होर्ड ने 1240 से लेकर 1502 तक रूस पर, यूक्रेन पर, कजाकिस्तान पर, मालडोवा और काकेसे पर शासन करना शुरू किया था। यहाँ पर इनका जो शासन टाइम है वो 1240 से लेकर 1502 तक रहा। अभी यहाँ पर कहीं पर भी आपको यूक्रेन का नाम नहीं मिलेगा। ये एक इतिहास है, कैसे कैसे चीजें चली थी। अब यहाँ पर 15वीं शताब्दी के बीच में आते आते या शुरुआत में आते आते किवान रूस जो है या रस जो है, ये वही नेम है, एक उसका एक बड़ा हिस्सा था जो क्या करता है कि लिथुआनिया में जो अलग अलग जाति रहती थी, उन जातियों के ग्रैंड डच, एक तरीके से ग्रैंड डची कहते हैं, उनके अंदर वो शामिल हो गया था। इसका क्षेत्र ये रहा, ये जो इमेज बना रखी है ग्रैंड डची था, जिसके अंदर अलग अलग जातियां शामिल हुआ करती थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो था, जो कीवान रस का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो इस लिथुआनिया के अंदर जाके शामिल हो गया था। 1569 में आते आते यूनियन ऑफ लुब्लिन और पोलैंड, इन ये क्या थे, इनके द्वारा क्या था, जो पोलैंड जो राज्य हुआ करता था, उसके राजा और ग्रैंड डची जो थे, यानी ग्रैंड डची ऑफ लुथियानिया, इन सब ने मिलकर एक पोलिश लिथुआनिया कॉमनवेल्थ की निर्माण किया। और ये जो कंट्री थी वो सबसे बिगेस्ट कंट्री थी उस वक्त की यूरोप की। क्लियर। यहाँ पे 1569 में इस चीज का निर्माण किया गया। अब इस घटना के लगभग एक सदी बाद आधुनिक यूक्रेन की राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है। यानी अब तक नहीं, 1569 के बाद यूक्रेन को एक तरीके से पहचान बननी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। तो ये हो गया आपके लिए एक तरीके से बिल्कुल हिस्ट्री में बातें करना। अब यूक्रेन की थोड़ी बहुत अगर मैं आपको स्थिति बताऊं, जियोग्राफिकल कंडीशन या लोकेशन आपको उसको बताऊं, तो यूक्रेन जो है, एक मिनट चल रहा है ना, हाँ, तो यूक्रेन जो है वो पूर्वी यूरोप में एक स्थित है। पूर्वी यूरोप यानी ईस्टर्न में आता है ये। अब यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो कीव है, जिसके ऊपर लगभग रूस जो है वो पहुंच चुका है। और इसके उत्तर मध्य यूक्रेन में एक नीपर नदी, या आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये रही नीपर नदी, इसके तट पर कीव जो है वो मौजूद है। और यूक्रेन की सीमा देखिए, आप देखेंगे तो बेलारूस हो गया, उत्तर में बेलारूस हो गया, पूर्व में, पूर्ण रूप से पूर्व में क्या है, रूस हो गया, ओजाव सागर हो गया, ये सी ऑफ ओजाव हो गया यहाँ पर। क्लियर। और इसके दक्षिण में जो है वो काला सागर हो गया यहाँ पर। ओके। और दक्षिण पश्चिम में मालडोव हो गया, दक्षिण पश्चिम में मालडोव, रोमानिया हो गया, पश्चिम में हंगरी हो गया, ये देखिए हंगरी रहा, स्लोवाकिया हो गया यहाँ पर, और पोलैंड हो गया यहाँ पर। और इसके सुदूर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन को एक कर्ज जलडमरू मध्य यानी कर्ज स्ट्रेट के द्वारा अलग किया गया है रूस से, जो ओजाव सागर को काला सागर से जोड़ती है, ये रही यहाँ पर। और ये जो है वो क्रीमिया का हिस्सा है, ये क्रीमिया है जिसपे रूस ने 2014 में जनमत संग्रह कराकर अपने अंदर मिला लिया था। तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है। और यहाँ पर अभी देखेंगे ना कि आज की डेट में, या फिर कहें कि क्या स्थिति है, रूस ने कितना यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया, तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि रूस, ये जो आप रेड रेड एरिया देख रहे हो, तो रूस यहाँ तक पहुंच चुका है। ये हो गया लुनास्क और डेंटस्क, इसके ऊपर ऑलरेडी सबसे पहले इन्होंने, रूस ने इसको इंडिपेंडेंट देश के रूप में घोषित कर दिया था और यहां से एंट्री की थी। ऊपर से बेलारूस से वो आने स्टार्ट हुए थे। क्रीमिया पर ऑलरेडी 2014 के अंदर रूस कब्जा करके बैठा था, उसने जनमत संग्रह करवा लिया था। तो यहां से जो चीजें हैं रूस ने स्टार्ट की थी। अब यहां पर देखा जाए तो कीव पे वो पहुंच ही चुका है लगभग। अब बात करें, ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और पूरी दुनिया के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप कौन सा बड़ा देश है, रूस हो गया। और अब यहाँ पर बात करें यूरोप में रूस के बाद कौन सा सबसे बड़ा देश है, ये हो गया अपने सामने यूक्रेन हो गया। और इसका क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर महाद्वीप का लगभग 6% हो गया। अब संख्या के आधार पर इसके बाद कितनी जनसंख्या है, जुलाई 2021 में यूक्रेन की जो जनसंख्या है 43.7 मिलियन, यानी लगभग 4.5 करोड़ आंकी गई थी। इसमें से 77.8% यूक्रेन की जाति कह सकते हैं, यूक्रेन जनजाति होगी, और 17.3% रूसी जनजाति से संबंधित थी। और यूक्रेनी और रूसी भाषा जो आबादी है, जो रूसी भाषा बोली जाती है, यूक्रेनी भाषा बोली जाती है, देखिए रूसी जो यूक्रेनी भाषा है लगभग 67.5% बोली जाती है, और जो रूशियन जो लैंग्वेज है वो 29.6% बोली जाती है यहाँ पर। और अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो सबसे गरीब देश है ये एक तरीके से यूरोप का,
यहाँ पर यूक्रेन जो है वो सबसे गरीब देश है और यहाँ पर लौह अयस्क कोयले के भंडार मौजूद हैं। यहाँ पर मक्का, सूरजमुखी तेल, लौह उत्पाद और गेहूं यहाँ से निर्यात मतलब कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाया जाता है। यहाँ से एक्सपोर्ट यहाँ से करवाया जाता है। अब बात करें भारत के कैसे संबंध है। देखिए भारत जो है इस देश से या फिर कहें कि ये जो देश है भारत इसके लिए सबसे बड़ा एक निर्यातक गंतव्य रहा है। कहाँ पर? एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर। हम भारत जो है वो यूक्रेन से ज़्यादातर सूरजमुखी का तेल मंगाता है, यानी जो हम एडिबल ऑयल हो गया ना, सरसों का तेल, तो वो यहाँ से हम मंगवाते हैं। यानी अब यहाँ पर जितनी भी हालात जैसी देखे जा रहे हैं, इमरजेंसी लगी हुई है, बिल्कुल हालात खराब हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर इसका फर्क पड़ने वाला है। तो ये हो गया हमारे सामने। इसके अलावा भारत जो है वो अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक और इन सब चीजों को यूक्रेन से मंगाता है। हम क्या भेजते हैं यूक्रेन वालों को? हम यूक्रेन वालों को फार्मास्यूटिकल उत्पाद यानी मेडिकल चीजें जो है हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। अब यूक्रेन और रूस के बारे में और बातें जान लेते हैं। अभी तो आपने लोकेशन देखी है, भारत और यूक्रेन के बीच में आपने संबंध देख लिए। अभी तक रूस और यूएसएसआर और यूक्रेन का, इन तीनों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। उनकी बात कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो रूस की महारानी हुआ करती थी कैथरीन द ग्रेट, इन्होंने क्या किया, यूक्रेन को रूस के अंदर, जो रूसी साम्राज्य था उसके अंदर मिला लिया था। एक रूसीफिकेशन चला था और रूसीफिकेशन में एक नीति हुआ करती थी, जारिस्ट एक नीति हुआ करती थी, जिसके तहत क्या था, यूक्रेन की जो जातीय पहचान है या जो भाषा है उसको दबाया गया था। अब यहां पर क्या था, रूसी साम्राज्य में जो यूक्रेन के जो लोग थे वो आकर रहने लग गए थे और इतने ज्यादा वो समृद्ध और इतने बढ़िया बढ़िया वो पदों पे पहुंच गए, तो बहुत बड़ी संख्या में रूस में आकर ये लोग जो थे वो बस गए थे। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। देखिए 1762, मतलब कि लगभग आप बात करेंगे 18वीं शताब्दी के अंदर रूस के अंदर जो है वो यूक्रेन का ये कह सकते हैं कि मिल गया था यहाँ पर। अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 3.5 मिलियन यानी 35 लाख से ज्यादा भी लोग जो हैं वो यूक्रेन वासी थे, उन्होंने रूस की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और एक छोटी संख्या में जो ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ जार सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहां पर ये हो गया। अब यूक्रेन का यूएसएसआर का हिस्सा बनना। अब प्रथम विश्व युद्ध हमने देख लिया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, जार साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य दोनों हो जाते हैं खत्म यहाँ पर। और मुख्य रूप से जो कम्युनिस्ट की नेतृत्व करने वाली यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी। और इसमें क्या होते हैं कि काफी सारे यूक्रेन के छोटे छोटे राज्य उभरने लगते हैं। वर्ष 1917 में एक अक्टूबर क्रांति होती है और अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविको, जो काफी ज्यादा एक फार कम्युनिस्ट कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट थे, ये बहुत ज्यादा फार लेफ्टिस्ट थे, इनकी सत्ता आती है, ये सत्ता में आते हैं और ये क्या करते हैं, फिर इनके बाद एक स्वतंत्र यूक्रेनी पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई जब ये सत्ता में आते हैं। और जैसे ये सत्ता में आते हैं एक सिविल वॉर या फिर कहीं गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है पावर को लेकर। काफी ज्यादा एक तरफ तो यूक्रेन को बनाने को लेकर यहाँ पर चीजें चल नहीं रही होती हैं कि यूक्रेन गुट हो गया, एक अराजकतावादी हो गए, एक जार साम्राज्य हो गया, पोलैंड हो गया, इन सब के अंदर सत्ता के अंदर कौन आएगा, पावर कौन लेगा, तो यहाँ पर जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट होता है, गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं। फिर 1922 में यूक्रेन जो है वो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इस संघ का हिस्सा बनता है। देखिए 1922 में जाकर ये चीजें बन रही हैं। 1922 में जो है यूक्रेन हिस्सा बनता है किसका, यूएसएसआर का। यहां पर अब यूएसएसआर का 1922 में बना था, जिसमें बेलारूस हो गया, यूरूस हो गया, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गए, ये जो देश थे इसके अंदर शामिल हुए थे। अब 1991 में आते आते रूस यूएसएसआर का मतलब कि विघटन हो जाता है। 15 देशों के अंदर ये टूटता है, जिसमें रूस सबसे बड़ा निकलता है और उसके बाद यूक्रेन सबसे बड़ा निकलता है। अब सेकंड नंबर पे आता है यूक्रेन। अब यूक्रेन की आजादी की मांग देखिए 1991 में यूएसएसआर का जब पतन होता है तो उससे पहले ही यूक्रेन के अंदर अपने एक देश बनाने की मांग उठने लग जाती है। और उस वक्त 1990 में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने, जो यूक्रेन वासी थे, उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए एक ह्यूमन चेन भी बनाई थी। और इसके बाद एक ग्रेनाइट क्रांति भी होती है और उस ग्रेनाइट क्रांति में जो यूक्रेन के जो छात्र थे उन्होंने यूएसएसआर के साथ कोई भी नया समझौता करने से मना कर दिया था। 24 अगस्त 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बच को हटाने की कोशिश की गई थी, कम्युनिस्ट को वापस में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो तख्ता पलट हो नहीं पाता। और उसके बाद क्या होता है, यूक्रेन की संसद ने देश की स्वतंत्रता हेतु अधिनियम को अपना लिया था। और इसके बाद संसद के प्रमुख लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे।
अब यहाँ पर जो था दिसंबर 1991 में बेलारूस हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इन नेताओं ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ की सदस्यता जो थी वो त्याग दी थी, यानी यूएसएसआर से वो अलग हो गए थे। और अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सीआईएस का गठन किया था। अब यहाँ पर हालांकि यूक्रेन जो है वो यूक्रेन की जो संसद है वेरखोवना राडा जो था, इसने कभी भी जो परिग्रहण जो थी यानी अलग होने की एक तरीके से इसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की और ये कभी भी कानूनी रूप से सीआईएस का सदस्य बना ही नहीं था। और आप यहां पर देखेंगे ना तो ये हो गया अपने सामने रूस, और यहां पर सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया रूस का, फिर उसके बाद आता है यूक्रेन का। अब क्या होता है, रूस और यूक्रेन का संघर्ष हाल ही में क्यों बढ़ रहा है इसको जान लेते हैं। देखिए 2014 में रूस ने क्या किया, जनमत संग्रह करा लिया था क्रीमिया के ऊपर, जो यूक्रेन से ही यूक्रेन का ही हिस्सा था। और यहां पर जब हिस्सा करा लिया तो वहां पर जनमत संग्रह ने यानी लोगों ने कहा कि हम रूस को चाहते हैं और रूस में मिलना चाहते हैं, और यहां पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया था। जिसके चलते क्या होता है कि G8 होते हैं, एक 8 देशों का एक समूह होता है जिसे G8 कहा गया था, और इसमें से रूस को हटा दिया जाता है और G7 बना दिया जाता है। क्लियर यहां पर। अब इसके बाद देखिए रूस से यहां से अलग हो जाता है कब, 2014 में जब इसने क्रीमिया के ऊपर हिस्सा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और जब क्रीमिया के ऊपर जब अधिकार कर लिया था रूस ने, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के अंदर जो रूसी विचारधारा, या फिर कहीं कि जो लोग ये चाहते थे कि जो यूक्रेन है वो रूस के अंदर मिले, तो वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं अलगाववादी की भावना भड़कने लगी। वो सरकार का विरोध करने लगे और चाहने लगे कि ये जो यूक्रेन है वो रूस के अंदर मिल जाए। अब ये समझो कि लोहा पूरी तरह से गर्म था उस वक्त, और इस गर्म लोहे पर हथौड़े मारने की काम किया अमेरिका ने और नाटो ने। या अमेरिका जो नाटो है जिसके अंदर 27 देश है यहाँ पर, इस अमेरिका ने क्या कहा कि देखिए आप जाइए नाटो के अंदर, हम आपको शामिल कर लेंगे। उधर से यूक्रेन कह रहा था कि देखिए भाई हम जो है आपके नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और काफी सारे जो आर्मी ड्रिल थी उसके अंदर यूक्रेन जो वो शामिल हो रहा था। अब नाटो क्या है, वो अमेरिका की एक तरीके से विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो ये देश हैं उनका संगठन है ये। क्लियर। अब एक तरीके से इस चीज को खत्म हो जाना चाहिए था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ये नाटो तब भी चलता रहा था। ये जो नाटो है यहां पर कहा जाता है कि हम जो है अपने देशों का एक संगठन है, ये संगठन कह लेते हैं, लेकिन बाद में ये बात बोली गई थी कि कोई भी संगठन नहीं बनेगा, सब स्वतंत्र रहेंगे और सब मिलकर जुलकर काम करेंगे। लेकिन अमेरिका इस चीज से माना नहीं, और कहीं ना कहीं ये नाटो जो है इसने काफी ज्यादा योगदान दिया है पुश करने का यूक्रेन को कि जाओ भैया लड़ो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। और अब यहां पर एक चीज ये भी देखने वाली थी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये समझ में आता है कि वो ज्यादा दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व है ही नहीं उनका कि वो देख पाए कि भाई कौन उनका साथ दे सकते था और कौन नहीं दे सकता था, और वो सिर्फ और सिर्फ कहने के और उकसाने के आधार पर ही इस युद्ध के अंदर कूद पड़े थे। अब रूस ने जो था ये बात बोल दी थी कि देखिए अगर आपने यूक्रेन को नाटो के अंदर मिला लिया तो ठीक नहीं होगा, मैं अटैक करूंगा ही करूंगा फिर। और इस चीज को मतलब कि ये रुक ही नहीं रहे थे, अमेरिका वाले बार बार उकसाने पे लगे हुए थे कि ठीक है भैया तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी चीज बोलकर यूक्रेन को आगे बढ़ा दिया। और यहां पर जो रूस ने बोला था कि भैया ये रेड लाइन है एक तरीके से और इसको क्रॉस मत कर जाना, और अमेरिका ने वो चीजें क्रॉस कर दी, जिसके चलते आज की डेट में जो आप युद्ध की परिस्थिति देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस नाटो के ऊपर है। इस नाटो ने ही या फिर कहीं अमेरिका ने ही रूस को उकसाया है कि भैया देख लेते हैं। अब रूस जो है वो इनका परख रहा है कि देख लेते हैं तुम में कितना दम है। तो अभी हाल फिलहाल में जैसे जापान की एक शिप है उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया, इधर रोमानिया है उसके ऊपर अटैक कर दिया, ब्लैक सी के अंदर वो किसी को एंट्री नहीं करने दे रहा। तो सबको अब रूस जो है वो चेक कर रहा है कि देख लेते हैं तुम्हारे नाटो वाले सदस्य कितने पावरफुल हैं या फिर तुम कितने पावरफुल हो। तो ये तो था आज की जो हालिया परिस्थिति है रूस और यूक्रेन के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आपको रूस और यूक्रेन का जो इतिहास है वो समझ में आया होगा, यूक्रेन कैसे बना था। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब भाई वीडियो बंद करने से पहले मतलब कि थोड़ा सा काम कर जाना, लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और बहुत मोटिवेशन मिलता भी है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो बस इतनी ही गुजारिश है कि ये जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसका रंग उड़ा देना। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।